हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1। ये फिजिक्स में रहेगा, चैप्टर नंबर 1। राइट। अगर फिजिक्स देखें और फिजिक्स में ये रहने वाला है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? लाइट। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि प्रकाश क्या होता है, तो क्या बताएंगे? प्रकाश जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश। या ये बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। राइट। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? देखने में सहायता प्रदान करती है। राइट। देखने में सहायता प्रदान करती है, ये याद रखना है आपको। प्रदान करती है। राइट। अगर सहायता प्रदान करती है तो प्रकाश की कुछ तरंग दैर्घ्य भी होती है ना? तो तरंग दैर्घ्य की अगर बात की जाए तो तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो जरा ये भी देख लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 10⁻⁻10 मीटर। राइट। ये भी याद रखना है। नॉर्मल अगर देखा जाए निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। राइट। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर बात की जाए तो वो वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। राइट। पदार्थिक अगर माध्यम है, पदार्थिक माध्यम, पदार्थिक माध्यम में इससे कम होती है। राइट। इससे कुछ कम होती है, ये याद आपको रखना है। राइट। तो पहले तो इतना जल्दी से नोट करिए, मैंने क्या बताया। जो चैप्टर 1 है लाइट, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा है और देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। और इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। जहाँ पे हमने बताया 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। और पदार्थिक माध्यम में इससे कुछ कम होती है। राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आगे। अगर आगे बात करें तो क्या बताएंगे? जहाँ कहीं भी प्रकाश पड़ता है वहाँ पर आपके दो फिनोमिना जनरेट होते हैं। कौन कौन से? या तो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा या फिर अपवर्तन, जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। क्या है? या तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन, या फिर क्या हो रहा होगा? प्रकाश का अपवर्तन। राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले परावर्तन की, किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन पे क्या बताएंगे? जब प्रकाश जो है चिकनी या पालिशदार सतह पर टकराता है। प्रकाश कहाँ टकराता है? चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या बताएंगे? चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर, चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर, लिख लेते हैं, चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर, सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। याद रहेगा, परावर्तन कहलाती है। अगर अब स्ट्रक्चर इसका देखें तो स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है, जैसे कि ये आपका हो गया, है ना? आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण कहता है। तो यहाँ से जो रे आएगी, एक तो आएगी और एक जाएगी। ये आने वाली है और ये परावर्तन के बाद गई, ये जाने वाली है। राइट। और यहाँ से हम क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल। यहाँ से नॉर्मल ड्रा करते हैं क्यों? ओके, ये नॉर्मल ड्रा किया। तो एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है।
तो पहले तो जल्दी से ये थ्योरी लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसमें आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो आ कौन सी रही है, ये वाली, और इधर ये जा रही है, राइट। तो ये कौन सी किरण हो गई, ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण। ये कौन सी हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये आपका है चिकना, कोई मिरर है, दर्पण रखा है, या चिकनी सतह मान लो, है ना। तो ये M1 है और ये M2 है ना। इसे दर्पण मान लो या फिर चिकनी सतह रख दो, राइट, चिकनी सतह, राइट। तो यहाँ पे इसे हम क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे अभिलंब या नॉर्मल, राइट। तो क्या बताया, चिकनी या पालीदार सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का वापस लौटने की घटना जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसमें आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसमें एक अभिलंब हमने ड्रा किया है, राइट। अब अगर इतना ड्रा किया है तो जरा बताना, यहाँ पे एक आई होगा और एक आर होगा, मतलब ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। आई को क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, राइट। इतना तो आपको याद रहेगा, ओके। अगर इतना याद रहेगा तो कुछ परावर्तन के नियम भी होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम, फिगर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। तो परावर्तन के नियम अगर पूछें तो क्या बताएंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अगर बात करें परावर्तन के नियम की तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। तो क्या बताएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, राइट। क्या बताएंगे, आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। नंबर 2 क्या होता है, जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के कैसा होगा, बराबर होगा, बराबर परावर्तन कोण होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, राइट। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा, ओके। अब अगर इसमें बात की जाए कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं। इसमें हेडिंग क्या रहेगी आपकी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, पहले तो ये ड्रा करेंगे ऐसे, इस टाइप से, ये, ओके। अगर ये बना तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, एक तो इंसिडेंट रे हो गई, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली को परावर्तित बोलते हैं, और एक तो आपका अभिलंब हो गया, है ना। तो एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं, ये, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आने वाली और एक जाने वाली और एक अभिलंब, राइट। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, मतलब आपतित किरण, और ये कौन सी थी, ये परावर्तित किरण हो गई। कहने का मतलब ये है, अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पूछता है तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जरा देखिए। ए, बी और सी, ये कोई दर्पण है या चिकनी सतह है, क्या मान लें, चिकनी सतह मान लो या दर्पण मान लो, राइट। अब अगर चिकनी सतह मानते हो या दर्पण मानते हो तो याद रखना, अगर ए से आने वाली किरण है या बिंदु ए से आ रही है, बिंदु बी पे मिल रही है,
मतलब ए से आ रही है, बिंदु बी पे मिलती है, तो ए बी कैसी होगी आपकी, तो परावर्तन के बाद बी सी जा रही है, उसी रास्ते से जा गई। अगर ए से या ए बी रास्ते से आ रही है तो परावर्तन के बाद किधर जा रही है, बी सी रास्ते पर। और मान लो अगर सी बिंदु से आ रही है, सी बी से आ रही है, तो बिंदु बी पे आके किधर जा रही है, ए की ओर। तो क्या लिखेंगे, जब ए से आने वाली किरण, ए से आने वाली किरण, आने वाली किरण, जब बिंदु ए से आने वाली किरण है बिंदु बी पर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद किधर जाती है, सी से होकर गुजर जाती है, सी से होकर चली जाती है, मतलब आगे भी जाती है, राइट। हमने क्या बताया, जब ए से आती है तो बिंदु बी पर परावर्तन के बाद सी से होकर चली जाती है, लेकिन जब बिंदु सी से आती है, सी से आती है कौन, प्रकाश की किरण सी से आती है, तो बिंदु बी पर, बिंदु बी पर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद ए से होकर गुजर जाती है, ए से होकर कैसी चली जाती है, होकर गुजर जाती है, गुजर जाती है। अब जरा बताना, हमने क्या बताया, जब ए से आती है बिंदु बी पे टकराने के बाद सी से होकर चली जाती है, जब सी से आती है बिंदु बी पर आने के बाद ए से होकर चली जाती है, इसी को प्रकाश की उत्पन्नता का सिद्धांत कहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन बन जा रही है, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे देखते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, राइट। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, कोई भी प्रकाश की किरण है वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। क्या बताया, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो लिख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं किसी दूसरे पर बिंदु पर मिलती हैं, अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो इस पहले बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखना। तो इस दूसरे बिंदु को, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहता है। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते। मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से देखिए। हमने बताया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या बताया, यदि किसी प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो जो दूसरा बिंदु है उसे पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, राइट।
जल्दी से लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, राइट। तो ये दोनों प्रतिबिंब हो गए, जल्दी से लिखिएगा इतना, फिर इसके बाद नंबर एक हेडिंग एंड देन डेफिनेशन। जल्दी करिएगा थोड़ा, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बात करने वाले थे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार थे? दो। कौन कौन से? एक वास्तविक प्रतिबिंब था, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब, राइट। अगर बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की, तो सारा सेम है। यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कैसे मिलती है? वास्तव में, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऐसे हटाओ ये, राइट। किसी दूसरे बिंदु पर, ओके। हमने क्या लिखा? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कैसे? वास्तव में मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वहीं पे अगर सेकेंड बात कर ले हम, जैसे वास्तविक हो गया, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद बात कर लेते हैं आभासी की। तो आभासी में क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है, राइट। तो जरा ये हटा दें, हटा दें, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तव में नहीं, ऐसा, ये भी हटा दो, ओके, ये भी हटा दो। कौन सा प्रतिबिंब है ये? आभासी। अगर आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए, आभासी प्रतिबिंब, तो क्या बताएंगे? यदि प्रकाश की किरण वास्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कैसी होती है? प्रतीत होती हैं, होते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी। दोनों समझ में आ गया हमारी समझ से? क्या? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। ओके, तो लिख लीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ता है, जल्दी से करिएगा, ठीक है। ओके, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या बात करेंगे। गोलीय दर्पण, या फिर बोले तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल और मिरर, राइट। अगर स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो क्या बताएंगे? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग, गोलीय दर्पण किसे कहता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग जिसके एक तल पर कलई हो या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो क्या बताएंगे? जरा देखिए, गोलीय दर्पण देख लेते हैं थ्योरी। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर पारे की कलई, पारे की कलई अथवा
लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। पेंट होता है। और दूसरा तल कैसा होता है? परावर्तक। और दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक होता है। क्या बताया? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन कौन सा? अवतल दर्पण, और नंबर दो उत्तल दर्पण। और एक और होता है, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है जिसपे कोनो फिगर ना पड़ता, कुछ भी अटैचमेंट ना होता है ना। तो पहले दो लिखेंगे। गोलीय दर्पण क्या बताया था? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग जिसके एक तल पर क्या होती है? लाल ऑक्साइड की पेंट होती है या पारे की कलई होती है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण पूछे तो क्या बताएंगे? जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। ओके, तो पहले तो इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अगर कोई पूछता है कि अवतल दर्पण क्या है, कैसा है, तो हम लोग इसमें सिंपल सा रीजन बताएंगे। क्या? अवतल दर्पण मतलब परावर्तन जो होगा कहाँ होगा? परावर्तन दबे हुए तल पर होगा। दबे हुए तल पर होगा। ओके, अगर परावर्तन दबे हुए तल पर होगा, इसका मतलब क्या है? भीतरी तल जो होगा वो परावर्तक तल होगा। अर्थात जो भीतरी तल होगा, भीतरी तल कैसा होगा? परावर्तक तल होगा। राइट, परावर्तक तल होगा। राइट, तो जैसे कि देख लीजिएगा, फिगर बनाते हैं। जैसे कि फिगर में देखिए, फिगर बनाते हैं क्या? ये फिगर मिल जाओ भाई साहब, कहाँ है? चलिए, हो सकता है बन जाए सही। नहीं बना? ओके, तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं। जैसे भीतरी तल ये हो गया, ये है ना। ये अगर देखें तो ये आपका दर्पण है ना। परावर्तन दबे हुए तो बाहर की ओर हो रहा, M1 M2 है ना। और ये भीतरी तल परावर्तक तल है। राइट, ये पोल है, ये सेंटर है इसका। तो ये जो है ये सिरा क्या रहेगा? M1 M2 रहेगा। कलई जो किया हुआ भाग है बाहर है ना। तो मतलब परावर्तन दबे हुए तल पर हो रहा है, भीतरी तल परावर्तक तल है, कलई किया हुआ भाग ये बाहर की ओर है। राइट, और अंदर की ओर कौन सा तल है? परावर्तक तल है। कौन सा दल पर है ये? अवतल दर्पण है। अवतल, राइट, दर्पण। अब ऐसे ही उत्तल दर्पण की बात की जाए तो जरा उत्तल देख लीजिएगा। इसे हटा दें, देखिए। तो अगर उत्तल दर्पण की बात करोगे, ठीक अपोजिट होगा उत्तल दर्पण में। कैसा? परावर्तन उभरे हुए तल पे होगा, अर्थात उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हटाना, उभरे हुए तल पर है, मतलब बाहरी तल पर। यहाँ पे क्या लिखते हैं? उभरे हुए या बाहरी जो तल होगा वो कैसा होगा? परावर्तक तल होगा। जैसे अगर फिगर देख लें, तो फिगर अगर बनाए हैं हम तो कैसा बनेगा? जरा देखिए, फिगर बनेगा इस टाइप से। ये हो गया, इसमें अंदर की ओर पेंट। अगर अंदर की ओर पेंट है तो जरा बताना, ये पोल हो गया है ना। अब परावर्तन जो होगा ना, ये परावर्तक तल हो गया। बाहरी तल है ना, उभरा हुआ, परावर्तक तल। अंदर की ओर क्या है? पेंट है ना। किसकी पेंट है? लाल ऑक्साइड की, या फिर किसकी है? पारे की कलई। पारे की कलई, ये दो चीजों की पेंट मैंने की है। किसी की भी कर लो। राइट,
ये नाम हमेशा M1 M2 देते हैं। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है, राइट। तो पहले तो इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे कुछ दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं पढ़ेंगे और फिर आगे का नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तो जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, लिख लीजिएगा, फिर आगे हेडिंग डालिएगा दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। ओके, अगर हम इसी में बात करें, जरा कर लेते हैं पहले से। यहाँ हेडिंग डालेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो अक्सर पूछी जाती हैं और कोई भी हमसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे, राइट। तो करिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करें। अब अगर इसमें देखिए, इसमें हमने क्या बताया, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगर दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं की बात करता है तो सबसे पहले बात करेंगे हम वक्रता केंद्र की। किसकी करेंगे? नंबर 1, वक्रता केंद्र। ओके, तो क्या बताएंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कि दर्पण जो है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये दर्पण है ना, ये इतना कटा हुआ भाग, मान लें इतना, ये कैसा है? दर्पण का भाग है। और जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखले गोला तो है ना, इस पे हमने पेंटेंट कर दी बाकायदा इधर की ओर, ऐसे ऐसे, है ना। दर्पण जिस खोखले गोला का कटा हुआ भाग होता है, ये कटाई हुआ है, यहाँ से काट लिया मान लो, कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहता है, सी, राइट। तो क्या बताएंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहता है। सेकेंड आता है, क्या इसी में थ्योरी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लेते हैं थोड़ा सा। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बताया? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहता है, वक्रता केंद्र कहता है। अब नेक्स्ट आता है ध्रुव किसे कहता है। अब अगर ध्रुव पूछा जाए, दूसरा ध्रुव, अब अगर ध्रुव पूछा गया तो इसमें आप याद रखिएगा कि दर्पण का जो परावर्तक तल है, आपका परावर्तक तल आपको दिख रहा होगा ध्यान से, है ना। दर्पण का जो परावर्तक तल है, उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। जैसे कि दर्पण का परावर्तक तल ये है, यही तो है, और इसका मध्य बिंदु P ये है, और P क्या कहलाता है? ध्रुव। तो क्या बताओगे? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो क्या बताया? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आप क्या बताएंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है तीसरा पार्ट, क्या कि वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं, राइट। तो अगर वक्रता त्रिज्या हमसे पूछता है तो हम क्या बताएंगे? तो वक्रता त्रिज्या बताएंगे, इसी में ऊपर रब कर दें। ओके, वक्रता त्रिज्या, राइट। तो वक्रता त्रिज्या अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? ध्रुव और केंद्र, ध्रुव और केंद्र मतलब ध्रुव, ध्रुव मतलब दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी
वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, राइट। अब इसके बाद आता है मुख्य अक्ष किसे कहता है? क्या? मुख्य अक्ष। तो पहले तो ये हटाइए, इसके बाद बताते हैं मुख्य अक्ष किसे कहता है। ओके, अगर मुख्य अक्ष की बात करता है तो मुख्य अक्ष हम लोग क्या बताएंगे? तो पहले तो ये भी हटा देते हैं इसे। ओके, तो हम क्या बताएंगे? ये आपका दर्पण था, ऐसे ऐसे मिलाया था मैंने, ऐसे ही तो था। यहाँ पे आपका पोल आया था P, यहाँ पे वक्रता केंद्र था, ये बीच की दूरी r थी, राइट। तो क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है? दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अगर हमसे मुख्य अक्ष पूछता है तो हम क्या बताएंगे? ध्रुव। किसके ध्रुव? दर्पण के ध्रुव। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है? मुख्य अक्ष कहता है। मुख्य अक्ष कहते, राइट। तो क्या बताया? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। याद रहे। अब बात आती है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। इससे पहले हटा लेते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट आता है दर्पण का द्वारक। का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो क्या बताएंगे? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बोलेंगे? दर्पण के परावर्तक तल, जैसे परावर्तन इतने से तो हो रहा है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं, याद रहेगा। तो यहाँ से हम दर्पण के द्वारक तक आ गए। सरल लग रहा होगा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। क्या बताया? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ओके, आगे देखिए फिर। ओके, इसके बाद आता है अपना मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ओके, तो पहले ये हटाते हैं फिर लिखते हैं। क्या बताया? मुख्य फोकस। ओके, सरल रहेगा। तो मुख्य फोकस में क्या बताएंगे? बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण समांतर गई, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट दिया उसे मुख्य फोकस कहता है। ये जो पॉइंट पे कट किया इसे मुख्य फोकस कहता है ना। तो क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, समांतर जाने वाली किरण। क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ तक की लैंग्वेज देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर गई है, यहाँ से चलिए मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ से क्या हुआ? परावर्तित हुई। परावर्तन के पश्चात कहाँ? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहता है। मुख्य फोकस कहते हैं।
तो यहाँ तक तो आपको सरल लगा होगा। हमने क्या बताया, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख फोकस कहते हैं। यहाँ तक तो सही है। अब बात आएगी अपनी फोकस दूरी की, पहले इतनी लिख लीजिएगा रोक के, राइट। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, फोकस दूरी, राइट। क्या बात करनी है, फोकस दूरी, लास्ट पॉइंट है फोकस दूरी। तो हम क्या बताएंगे इसमें, पहले ये रफ कर लीजिएगा, है ना, फोकस दूरी। अब जरा बताना फोकस दूरी क्या बताएंगे, पोल, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी। तो क्या बताएंगे, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करता है, इसे एफ से प्रदर्शित करता है, राइट, प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इतना तो लिख लीजिएगा, फिर आगे का आप नेक्स्ट डे करेंगे लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।